प्यार, चाहत और इश्क, कितनों ने इसे बांधने की कोशिश की और कितनों ने थामने की। कितनों के लिए ये उनकी पहचान रहा और कितनों के लिए ये बस फना हो गया। तो प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसकी ना ही तो कोई रंगत होती है और ना ही कोई मज़हब, ना कोई ढंग होता है और ना ही कोई उम्र। ये बस होता है, जिससे होता है उसकी शक्ल ले लेता है और अगर पहला होना तो और ज़्यादा गहरा होता है। पहला प्यार, पहली चाहत। लोगों ने कहा नादानी भरी इबादत, मैंने कहा नहीं, ये नहीं है कोई आदत, ये तो बस मेरी है एक नादान सी चाहत, नादान सी चाहत। हे, तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुन रही हूँ, तू बोलती जा ना, चिल्ला क्यों रही है? मैं सब कुछ नोट कर रही हूँ, तू बोलती जा। ये कहते हुए एक हाथ में अपना फ़ोन और दूसरे हाथ में ज़माने भर की फाइल्स लेकर एक लड़की अपने आप में ही उलझती हुई उस बिजी से स्टेशन पर आगे बढ़ रही थी, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ती हुई, जैसे दुनिया से उसे कोई मतलब ही ना हो। वैसे ऐसे कोई पहली बार तो नहीं था, उसे दुनिया से कभी मतलब रहा ही नहीं। और अब तो अनीश, अरे क्या दिक्कत है तेरी? सुन रही हूँ, मेरा नाम इतना ज़्यादा पसंद आ गया है क्या? बार बार पुकारती रहती है। नहीं, मुझे लगा बस तू खो गई है। अरे कहीं नहीं खोई हूँ, तू बोलती जा। ये कहते हुए अनीश ने झल्लाकर एक बार फिर से कहा और उसकी दोस्त शायद फ़ोन से कुछ और बोलने लगी। वो बोल ही रही थी और अनीश शायद नोट ही करने वाली थी अपने दिमाग में, या फिर नोटपैड पर ढूंढने पर कुछ ऐसा हुआ कि एक पल के लिए इस दुनिया ही थम गई। अनीश जाकर किसी से टकरा गई जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वो संभलने की कोशिश करती और अपनी फाइल को गिरते गिरते थामती, तभी किसी और ने भी उन फाइलों को और ख़ास कर अपने आप में उलझी इस लड़की को थाम लिया। और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि पूरी दुनिया रुक गई, क्योंकि अनीश की आंखों के सामने एक ऐसा कल खड़ा हुआ था जिसे अनीश बहुत पहले ही कल में छोड़ चुकी थी। पर अचानक से आज इतने सालों के बाद इस शख्स को अपने सामने देखना, एक पल के लिए जैसे अनीश को लगा पुरानी सारी यादें उसके जहन में कुरेद दी गई हूँ। एक एक कर सब कुछ उसे याद आने लगा हो, किसी की खिलखिलाहट, किसी के आंसू, किसी की हंसी, किसी की परवाह, किसी की। अनीश इससे पहले कि अपने ख्यालों में और ज़्यादा डूब पाती, फ़ोन के दूसरे साइड से आवाज़ आई, हेलो, अरे तू पहुंची या नहीं? सर बुला रहे हैं, जल्दी कर अनीश। फ़ोन के इस तरफ से अनीश का नाम पुकारना और जो शख्स सामने खड़ा है उसके होठों पर भी उसका नाम आना अनीश जैसे सुनना नहीं चाहती थी। पर यकीन मानो तो वो इन आँखों को हटाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बस जैसे पहचानना चाहती थी कि ये सामने खड़ा हुआ शख्स जो एक वक्त पर उसका था आज कितना बदल गया है। वो टीनेजर जैसा कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये मन जैसे वही सब कुछ तलाश रहा है। अनीश महसूस कर सकती थी कि सामने वाले शख्स का भी कुछ यही हाल है, वो भी उसके अंदर कुछ पुराना ढूंढे यही ख्याल है। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रही थी और पुराना सब याद कर रही थी। कैसे एक पल में ही पुराना सब कुछ याद आ जाता है, एक पल ही एहसास करा देता है कि कितना वक्त गुजर गया है। लेकिन फिर भी आज भी अगर कल हकीकत की तरह आज में आ जाए तो सुन्न हो जाता है सब कुछ। एक पल के लिए ये आंखें अनीश की आंखों से टकराई और धड़कनें दो चार हुई, पर वो सिर्फ कुछ सेकंड भर के लिए था। नहीं, वो इन आंखों में फिर से नहीं डूब सकती। ये आंखें उसकी नहीं है। जैसे ही अनीश को ये बात याद आई और अपनी हकीकत अपने सामने नजर आई, कान पर बजते हुए इस फ़ोन की आवाज़ तेज़ हुई। अनीश ने सिर्फ अपनी पलकों को झपकाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सामने वाले शख्स ने अपनी पलकों को झपकाया। फिर थोड़ा सा मुस्कुराया। अनीश ने भी एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और जैसे मानो उस मुस्कुराहट में ही उन लोगों ने सब कुछ कह दिया हो। सब कुछ कहा हुआ भी और कुछ दबा हुआ भी। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ भी बोल पाती, अनीश ने सिर्फ नोट किया और अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया, एक बार फिर से उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जैसे वो ऑलरेडी बहुत पीछे छोड़ चुकी है। हाँ, पर आगे बढ़ते बढ़ते अनीश के कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई थी। वो पीछे नहीं मुड़ी, पर वो महसूस कर सकती थी कि दो निगाहें अभी भी उस पर गड़ी हुई हैं उस लोगों की खचाखच भीड़ से भरे हुए स्टेशन पर, जैसे उसे ही ताक रही हैं। और अनीश भी तो इन आँखों को पहचानती है, पर नहीं, ये आँखें अब उसके लिए बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इनमें कोई याद नहीं है, कोई ज़ुबानी नहीं है, कोई प्यार नहीं, इसमें कुछ नहीं है। अनीश बस खुद में हड़बड़ाते हुए अपनी कार का दरवाज़ा खोलती है और सब कुछ पटक कर बस एक जगह पर बैठ जाती है। उसके हाथ का फ़ोन लगातार अभी भी बज रहा था, लेकिन अनीश जैसे कुछ सुनने के होश में ही नहीं थी। पुराना, कुछ बहुत पुराना, लेकिन दिल के बहुत अंदर तक दबा हुआ एक बार फिर उफन कर उसकी सतह पर आ गया था और आंखों से जैसे एक दरिया सा बहने लगा।
कुछ बूंदें टपकी जो बस वहीं कहीं फना हो गई। अनीश को नहीं पता, लेकिन वो कांप रही थी और उसने अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर रखा। और वहीं दूसरी तरफ जिस फ़ोन से लगातार आवाज़ आ रही थी, शायद थक हार कर वो भी कट चुका था। और जैसे ही फ़ोन कटा, डिस्प्ले पर वही तस्वीर उभर आई जो तस्वीर अभी अनीश स्टेशन पर छोड़ कर आई थी। पर ये तस्वीर इतनी टूटी हुई और अधूरी नहीं लग रही थी जितनी इस वक्त अनीश और वो लड़की थी जो अभी स्टेशन पर छूट गई थी। बल्कि ये तस्वीर तो जैसे बहुत कुछ कह रही थी, कुछ ऐसा जो बहुत खूबसूरत था, किसी के प्यार में डूबा और इश्क से लिखा हुआ जैसे कोई खत था। 2 टुकड़ों का एक सफ़र अनीश ने शायद अभी भी संभाल रखा था। उसने अपने उन कांपते हुए हाथों से उस फ़ोन को उठाया, स्क्रीन पर देखा और एक धीमी आवाज़ में कहा, धारा। धारा और अनीश, क्या कोई समझ पाया कि सिलसिला क्या है? आंखों में छुपे इन जज्बातों का हौसला क्या है? सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लिस ऑफ टेल्स विद आत्रे। चलो कहानियाँ सुने। तो आज की ये कहानी बहुत ख़ास है क्योंकि ये कहानी हम में से ही किसी ब्यूटीफुल फैमिली मेम्बर ने मुझे पर्सनली सेंड की है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मैंने कहा था अपने हिस्सों को मेरे पास भेजिएगा, तो ये उन्हीं की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, यानी कि कुछ हकीकत और कुछ कहानी के लिबास में ओढ़ी हुई ज़रूरत। तो कहानी के 2 किरदारों से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। पहला किरदार है अनीश, a beautiful girl, and the second one is Dharya. She is also a beautiful girl. So let's see how their story to be turned out. और हाँ, इस कहानी के लिए मैं इस कहानी के खूबसूरत राइटर को थैंक यू कहना चाहूँगी। सो थैंक यू न्यू अपनी इस कहानी को मेरे साथ और हम सब के साथ साझा करने के लिए, जिसका नाम है वो नादान सी चाहत। तो मुझे ये दुनिया ना कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आती है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो उसकी पहली वजह है कि एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की हूँ नहीं। फ़नी ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, बट है यार, सच ऐसा ही है। मुझे बस नहीं लगता कि मैं यहाँ की हूँ। और दूसरा, इस दुनिया की टैग लगाने वाली आदत। I mean, जिसको देखो उस पर टैग लगा देते हैं। फिर चाहे किसी का रिश्ता हो, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी हो, कोई इमोशन हो, कोई सिचुएशन हो, हर चीज़ के ऊपर टैग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझे दे रखा है। ठीक है, आई नो, आई एक्सेप्टेड कि मैं थोड़ा कम बोलती हूँ। मुझे नहीं पसंद लोगों की तरह बकर बकर करना, ऑलवेज स्माइलिंग फेस रखना, लोगों को जवाब देना एंड हर वक्त उन्हें एंटरटेन करते रहना, क्योंकि इससे आखिर में मिलेगा क्या? मुझे पता है, कुछ नहीं, क्योंकि आप कभी भी किसी के लिए द परफेक्ट वन नहीं हो सकते। लोग आपके सामने आपकी कितनी भी अच्छाई क्यों ना कर ले, पर पीछे बुराई करेंगे ही। और मैं जिस रियलिटी को समझ गई हूँ एंड इसीलिए मैं थोड़ा कम बोलती हूँ। और लोगों को लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। कम ऑन गाइस, कम बोलना इंट्रोवर्ट होना नहीं होता, बस अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व्ड रखना। ये कहते हुए मैं अपनी टाई ढूंढने लगी, पर पूरा कमरा खंगालने के बाद भी मुझे टाई नहीं मिली। मैंने ऊपर से ही चिल्लाते हुए कहा, माँ आपने टाई कहाँ रख दी? मुझे देर हो रही है, बस आ जाएगी। माँ ने भी चिल्लाते हुए जवाब दिया, अपने आप ढूंढ लो, ये काम संभाल के नहीं रखा जाता। हाँ, भाई का लंच बना रही हूँ, अपने आप ढूंढ लो, और मिल जाए तो आके नाश्ता कर लेना, वरना मैं नाश्ता दोबारा गर्म नहीं करने वाली, पहले ही बता देती हूँ। ये कहते हुए माँ तो शायद किचन में चली गई थी और मैं एक पल के लिए ये सोचने लगी कि ऐसा कब होता है जब मुझे हर चीज़ गर्म मिलती हो, I mean, दोबारा गर्म किया जाता हो, टेबल पर बैठकर खाना ऐसे ही परोसा जाता हो जैसे कि भाई को परोसा जाता। खैर छोड़ो, कुछ नया नहीं है। अभी फ़िलहाल फोकस टाई पर होना चाहिए, वरना सच में बस छूट जाएगी। ये कहते हुए मैं अपनी टाई फाइल जैसे करके ढूंढ लेती हूँ एंड जैसा माँ ने प्रॉमिस किया था। मेरा नाश्ता टेबल पर शायद 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा था और भाई को अभी अभी परोसा जा रहा था। मैंने अपने नाश्ते के ऊपर कंसंट्रेट किया एंड मैं बस सहेज कर बैठ गई। तो बीमा ने मेरे पास आते हुए कहा, आज स्कूल का पहला दिन है, अब स्कूल चेंज हो गया है तो चीज़ें भी चेंज हो गई होंगी, वहाँ जाकर दोस्त बनाने की कोशिश करना। तो भाई ने से मजाक करते हुए कहा, माँ दोस्त और ये, आप तो जानती है ना, आपकी लड़की के मुँह से मुश्किल से ही कोई शब्द बाहर निकलते हैं, और दोस्त बनाएगी ये छोटी। ये कहते हुए भाई ने मेरी तरफ देखा एंड मैं
एक बार उन्हें सिर्फ एक लुक देती हूँ और फिर अपना नाश्ता करना शुरू कर देती हूँ। माँ ने तुरंत भाई की तरफ देखते हुए कहा, हे, उसे परेशान मत करो। एंड अनीश, याद रखना जो मैंने कहा है दोस्त बनाने की। तभी मैंने धीमे से खड़े होते हुए कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है माँ। एंड मेरा लंच, थैंक यू, मैं अब स्कूल के लिए निकलती हूँ। ये कहते हुए मैं अपना बैग लेते हुए वहाँ से निकल गई थी। एंड इसके पीछे मुझे नहीं पता भाई ने मेरा कितना और मजाक उड़ाया और माँ ने मेरे बारे में क्या कहा, क्योंकि ये कुछ नया नहीं है। खैर, नया तो ये भी नहीं था। स्कूल बेशक नया हो सकता है, पर बच्चे और उनकी निगाहें वो कभी नई नहीं हो सकती। वो अभी भी मुझे ऐसे ही देख रहे थे जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ। इनकी नज़रों में तो खैर मैं हो भी सकती हूँ, क्योंकि कम बोलने वाले अक्सर रूड और एरोगेंट की कैटेगरी में अपने आप आ ही जाते हैं, जैसे कि मैं आ गई। जैसे सामने वाली लड़की मुझे देख रही है ना, डेफिनेटली वो यही समझ रही होगी, देखो कितनी रूड लड़की है, हमारे पास नहीं बैठ सकती थी, शायद न्यू एडमिशन है। हाँ, देखो तो सही कितने एटीट्यूड से जाकर पहली बेंच पर बैठ गई। पहली बेंच, मुझे बस पहली बेंच पर बैठना इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ से एक तो बोर्ड साफ नज़र आता है और दूसरा कोई ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि टीचर के सामने रहेगा तो चुप रहेगा और चुप रहना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है ज़्यादा बातें ना करना। लेकिन फिर भी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कम बोलने वाली लड़की जब से कितना बोल रही है, तो ये हम इंट्रोवर्ट की जैसे कुछ खासियत होती है। जो बात हम लोगों से नहीं कह पाते ना, वो बस हम खुद से ही बोलते रहते हैं। बहुत शोर होता है हमारे दिमाग में, हर वक्त चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में मैं अपना इंट्रोडक्शन तो देना भूल ही गई। सॉरी, लोगों से तो मैं नहीं कहूँगी, पर आपसे कह देती हूँ। मेरा नाम अनीश है और मैं नया स्कूल चेंज कर यहाँ आई हूँ, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके थे और 11th मुझे किसी और स्कूल से करना था। ऐसे स्कूल से जहाँ मुझे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स मिल सके, जैसे कि आर्ट स्ट्रीम में रहते हुए मैथ्स मिल सके, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स सेक्शन से इकोनॉमिक्स मिल सके और फिर हिस्ट्री हट जाए। तो इस तरीके से ही मैंने सारी स्ट्रीम से अपने फेवरेट सब्जेक्ट उठा के, जोड़ के और घटा के अपने सारे सब्जेक्ट्स का सेट कंप्लीट कर लिया था। तो अब हुआ कुछ ऐसा था कि मैं आर्ट स्टूडेंट होते के बावजूद भी साइंस की मैथ्स में जाती थी। क्वाइट यूनिक ना, लेकिन जो भी हो, ऐसा था। तो मुझे मैथ्स क्लास के लिए साइंस स्ट्रीम में जाना होगा एंड मैं शायद उसी के बारे में सोच रही थी। और कभी ना हटने वाली निगाहें तो मेरे ऊपर गड़ी ही हुई थी, बच्चों की निगाहें। मैं अपने में उलझी हुई थी, तभी अचानक से क्लास के गेट पर एक सुगबुगाहट हुई और सब लोग जैसे शांत हो गए, क्योंकि टीचर जो आ गई थी वो अपने पोडियम पर खड़ी हुई और जैसे पूरी क्लास की तरफ एक नज़र घुमाई। फिर सबसे गुड मॉर्निंग कहा, जैसे कि सबने गाकर कहा, गुड मॉर्निंग टीचर। आज तक मुझे इस बात का भी लॉजिक समझ नहीं आया। आई मीन सीरियसली, क्या गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग नहीं कहा जा सकता? गाना गाना ज़रूरी है क्या? ये भी ज़रूरी है क्या? टीचर ने जैसे मेरी तरफ देखा और फिर कहा, यू न्यू स्टूडेंट, कम ऑन यहाँ आकर अपना इंट्रोडक्शन दो ताकि सबको तुम्हारे बारे में पता लग सके। मैं अपने मन में कह रही थी, क्या ज़रूरत है सबको पता लगने की? अरे मैं काफ़ी हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। पर जिस तरीके से टीचर मुझे देख रही थी, मैं समझ गई थी वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। तो ना चाहते हुए भी मैं अपनी जगह से खड़ी हुई, टीचर के पास पहुँची और एक नज़र पूरी क्लास की तरफ घुमाई जो सिर्फ मुझे ही घूर कर देख रही थी। हेजिटेशन, नर्वसनेस, एंड मैं यहाँ क्यों हूँ, ये सवाल मेरे अंदर जैसे ज़ोर ज़ोर से गूंज रहा था। लेकिन फिर भी एक गहरी सांस लेकर मैंने धीमे से कहा, अनीश, मेरा नाम अनीश है। टीचर ने कहा, ओके अनीश, एंड और ये कहते हुए टीचर मेरी तरफ देखने लगी अपनी एक्सपेक्टेड गेज से, जैसे कि मैं और भी कुछ कहूँ। पर मैं क्या कहूँ मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सिर्फ हल्के से नोट करते हुए कहा, दैट्स ऑल, थैंक्स टू हैव मी। ये कहते हुए मैं दौड़कर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई थी। एक पल के लिए सब जैसे बस चौंक से गए। फिर वही हुआ जो हर बार होता है, हंसने की आवाज़ और लोगों का मेरे बारे में बहुत सारे और यह कहा जाए कभी ना ख़त्म होने वाले ओपिनियन। खैर, बनने दो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैंने तुरंत अपना बैकपैक खोला, अपनी नोटबुक्स बाहर निकाली और टीचर की तरफ नहीं, अपनी नोटबुक की तरफ देखने लगी ताकि टीचर भी मुझे देखना बंद कर दे। वहीं दूसरी तरफ टीचर भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई, रजिस्टर खोला और एक एक कर सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेने लगी। और मैं एक गहरी सांस कि चलो एक काम तो ख़त्म हुआ। पर ये तो मेरा सिर्फ सोचना भर था, क्योंकि काम की शुरुआत तो अब होने वाली थी और मेरे दिल की धड़कनों की भी शुरुआत, जो बस धड़क रही थी। इतने सारे बच्चों के बीच में मैं बस अपनी कॉपी, अपना बैग संभालते हुए जैसे एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। तभी टीचर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, शायद मेरी तरफ देखते हुए कहा, एक तो हम जैसे लोगों को बस यही लगता है कि सब पूरी दुनिया हमारी तरफ देखकर ही बात कर रही है। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने अपने अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी क्लास को मैनेज करना होगा। यहाँ लिस्ट लगी हुई है, नोट डाउन करो एंड देखो आपका कौन से टाइम पर कौन सा पीरियड, कौन से सेक्शन एंड कौन सी स्ट्रीम में है। एंड डू दिस केयरफुली ताकि आप लोगों की क्लासेस मिस ना हो। ओके? जैसे ही टीचर ने पूछा, सबने एक ही सुर में कहा, ओके। मैंने भी शायद नोट कर दिया था एंड उसके बाद मैं एक एक कर अपने पूरे शेड्यूल को नोट करने लगी। ओके, तो मेरी क्लास
नेक्स्ट क्लास मैथ्स की है और मैथ्स साइंस सेक्शन में है, यानी कि मुझे अब साइंस स्ट्रीम में जाना होगा। ये कहते हुए मैंने बाहर की तरफ देखा, जैसे साइंस स्ट्रीम को देखने की कोशिश कर रही हूँ, पर दूर जाना था। एक बार फिर कुछ अनजाने लोगों के बीच में। खैर, जाना तो था ही, इसीलिए मैंने अपना बैग उठाया, अपनी नोटबुक्स उठाई एंड मैं वहाँ चल दी जहाँ सब जा रहे थे, यानी कि साइंस सेक्शन में, साइंस स्ट्रीम में। एंड आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम कितनी डिफरेंट होती है ये मुझे शायद यहाँ आकर पता लगा था, क्योंकि हमारी स्ट्रीम जैसे कम्प्लीटली पोलाइट थी एंड यहाँ की तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी मछली मार्केट में आ गई हूँ। कितना शोर है यहाँ, बच्चे अपनी बेंच पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं एंड देखो तो इसे ज़रा कितनी ज़ोर से हंस रही है। ऐसे कोई बातें करता है स्कूल में? अगर टीचर ने देखा तो? ये कहते हुए मैं उससे देख ही रही थी एंड उस लड़की ने भी जैसे मेरी तरफ मुड़ कर देखा। शायद उसे मेरी नज़रों का एहसास हो गया था एंड उसका इस तरह से देखते के साथ ही मैंने अपने मुंह को मोड़ लिया, जैसे कि मैं उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। हाँ, मैं नहीं देख रही थी ना, और मैं बस चुपचाप से जाकर एक खाली सी बेंच पर बैठ जाती हूँ, जो शायद इन सबसे थोड़ा सा दूर थी, खिड़की के पास थी, और मेरे लिए इकलौती ऐसी जगह थी जहाँ किसी की निगाह मुझ पर नहीं पड़ेगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। इतनी बड़ी क्लास में मुझ जैसी लड़की जैसे इनविजिबल हो गई, कंप्लीटली गायब हो गई। और होगी भी क्यों ना, एक ऐसी लड़की जो किसी से नहीं बोलती, उससे कोई क्यों ही बोलेगा, है ना? और यहाँ इस क्लास में तो चांस ही नहीं है, सबके अपने अपने ग्रुप्स हैं। मुझे अभी अभी पता चला, इस क्लास का एक जैसे अनसेड रूल सा है, सबके पास अपना अपना फ्रेंड सर्कल है एंड सब लोग उसमें खुश हैं। यहाँ ना कोई बाहर वाला अंदर आ सकता है और अंदर वाला बाहर आएगा ही क्यों, जब ग्रुप में ही सब कुछ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मुझ में सब कुछ है, मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं, हनीश खुद के लिए काफ़ी है। ये कहते हुए मैंने अपने नोटपैड की तरफ देखा और सामने टीचर की तरफ एंड एक बार फिर से अपनी दुनिया में खो गई। मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, और पढ़ाई करना भी बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे इंटरेस्ट है खुद में खोने में और लोगों से दूर रहने में। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, सीट रिजर्व्ड है, पर लोगों को नहीं है। कभी कभी भूले भटके इसे पर कोई मेरे पास भी आ जाता है, लेकिन मैं हर बार उन्हें खुद से दूर धकेल देती हूँ और एक बार फिर खुद में रिजर्व्ड हो जाती हूँ। इसी तरीके से रिजर्व्ड होते हुए ही कुछ दिन गुजर रहे थे और दिन गुजरते गुजरते ही जैसे पूरा सेमेस्टर गुजर गया। हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए और फिर वो हुआ जो मेरे दिल का आधा हिस्सा चाहता था और आधा दिल का हिस्सा बस चीख कर ये कह रहा था कि क्यों हुआ, और वो था क्लास के अंदर टॉप कर जाना, सबकी लाइमलाइट में आ जाना और एक तरीके से हाईलाइट हो जाना। और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सब मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या करूं, कैसे इन्हें इग्नोर करूं? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब इन्हें क्या जवाब दूं। इसीलिए मैंने अपना चेहरा अपनी किताब से छिपा लिया था, पर कब तक छिपा सकती थी, क्योंकि टीचर ने जो कहा उसने तो जैसे मेरी सांसें ही रोक दी। अब क्लास में ग्रुप्स बनने वाले थे मैथ सेक्शन के अंदर, और बच्चों को डिवाइड कर दिया गया था जिससे वो अपने ग्रुप में रहकर अपनी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सके। और मेरे ग्रुप में भी कुछ लोग आ गए थे, खासकर ये लड़की जो मेरे सामने खड़ी थी। हाय, उसने मेरी तरफ देख कर कहा, और मैंने भी देख कर धीमे से कह दिया। ये कहते हुए मैंने अपना चेहरा घुमाया और उसने जैसे मेरी तरफ देखना अभी भी जारी रखा, और मैंने सोचना कि ये तो वही लड़की है ना जिस क्लास में सबसे ज़्यादा बोलती है, वही लड़की जो दिन भर बेंच पर बस ज़ोर ज़ोर से हंसती रहती है, वही लड़की जिसके जोक मुझे दूर से ही सुनाई दे जाते हैं, और वही लड़की है ना जो इस क्लास की मॉनिटर है। क्या सच में? ये कहते हुए मैं सोच रही थी और तभी मुझे एक बार फिर से सुनाई दिया, हाय। अरे, बड़ी अजीब लड़की है, अभी बोला तो। मैंने इस बार थोड़ा ज़ोर से किया एंड ये कहते हुए मैं अपनी कॉपी निकालने ही वाली तभी उसने अपना हाथ वही बेंच पर रखा एंड देन मेरी तरफ देखते हुए कहा, धार्या नाम है मेरा, और किसी के हाय कहने पर जवाब में अपना नाम बताकर हेलो कहना होता है। स्वीटी, चलो अब साइड हो, आज से हम दोनों को साथ बैठना है। ये कहते हुए उसने अपनी किताब रखी, बैग रखा और फिर बस धम्म से बैठ गई, और मैं एकटक जैसे कि खुद में ही खोकर उसे देखती रही। एक मिनट, इस लड़की ने मुझे अभी क्या कहा, और ऊपर से किस तरीके से कहा? सच में एक अजीब सी ही लड़की है ये। और ये बात जैसे मैं अगले 2-3 दिन नहीं पूरे महीने दोहराती रही, क्योंकि अजीब ही तो थी ये। कितना बोलती थी, एक बार बोलना शुरू करती थी तो चुप ही नहीं होती थी, जोर जोर से तालियां पीट कर बातें करना तो जैसे इसकी एक आदत सी है। हे, तूने देखा क्या? ओए सुनना, अबे सुनना, तूने देखा क्या? ऐसे कोई किसी को बुलाता है क्या? और ग्रुप में भी सब लोग इसे इतना पसंद करते हैं। कोई किसी को इतना पसंद कैसे कर सकता है, वो भी तब जब वो इतना लाउड हो, और ऊपर से इसकी फेक पर्सनैलिटी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केयरिंग, लविंग, हेल्पिंग और क्लास की सबसे ओबीडियंट लड़की, ये थी पहचान इस धार्या की। पर हकीकत तो सिर्फ मैं ही जानती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल केयरिंग,
जो लोग भी इसे कैरिंग कहते थे ना, उनके मुंह पर ये बड़े मुस्कुरा कर कहती थी, अरे छोड़ो ना, मैं कर लूंगी। और उनके जाते के साथ ही मैं क्यों करूं, हाँ इसके खुद के हाथ पैर नहीं है क्या। फिर जो इसे हेल्पिंग कहते थे उन सभी लोगों के सामने, अरे अरे छोड़ो ना, मैं हूं ना, मैं करती हूँ तुम्हारी हेल्प। और जैसे ही वो चले जाते, मैं क्यों करूँ इनकी हेल्प, हाँ ये खुद नहीं कर सकते क्या, मैं भी तो अपना काम अपने आप करती हूँ, तो ये नहीं कर सकते। हाँ अनीश, ये कहते हुए मेरी तरफ देखना और फिर से अपनी बकबक को शुरू कर देना। सच में ये लड़की बहुत अजीब है, लेकिन मैं अब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरा ध्यान तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर था, पर उसका ध्यान जैसे हर तरफ था, और खासकर मुझ पर। अरे तुझसे ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ, रुक मैं कर दिखाती हूँ। एंड फिर एक पल में ही जवाब दे देना, और उसके लिए उसे पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। दिमाग था या बुलेट ट्रेन जो बस सवाल को देखकर दौड़ जाता था। कुछ भी कहो, 10 खामियां हूँ इस लड़की में, पर दिमाग इसने सच में कमाल का पाया है, और इस चीज़ को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, या ये कहा जाए मैं इसे ही नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। धार्या, 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 आजकल यही नाम था जो मुझे बस सुनाई देने लगा था, और एक ही आवाज़ थी जो बस मेरे पास आकर बजने लगी थी। एक क्लास थी या फिर हम दोनों का कोई अजीब सी जुगलबंदी का सेक्शन। अनीश सुनना, अरे सुनना, देखना ये सवाल ऐसे होगा ना, अरे मैंने ऐसे कर लिया था, तूने अभी तक नहीं किया। मुझे तो ये सवाल सॉल्व करने में सिर्फ 2 मिनट लगे, ऐसे ही कर लिया था मैंने, तूने कर लिया तो मैं क्या करूँ। कभी कभी मन करता था कि उससे ये कह दूँ, पर हर बार जब भी मैं उसके चेहरे को देखती थी, पता नहीं क्यों बस चुप हो जाती थी और अपने सवाल पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देती थी। क्योंकि मैं चाहे कितना भी इग्नोर करने की कोशिश कर लूँ, कुछ चीज़ें इग्नोर नहीं हो सकती, और उनमें से मेरी डेस्क मेट धार्या थी एक। खैर ऐसे ही एक दिन था और मैं अपने सवालों में उलझी हुई थी। वो फिर से मेरे पास आकर बैठी, बैग रखा, कॉपी रखी, और मैं बस इंतज़ार कर ही रही थी कि अभी मेरा नाम लेगी। पर तभी अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, जैसे कि हमारी सीट पर एक और लड़की आई और उसने धार्या की तरफ देखते हुए कहा, माय गॉड धार्या, तुमने मेरी कल कितनी हेल्प की, थैंक यू सो वेरी मच। क्या तुम मेरे इस सवाल के साथ भी हेल्प कर सकती हो? एक्चुअली मुझे ये सवाल सॉल्व करना नहीं आया, एंड मुझे पता है तुम्हारे अलावा इस क्लास में कोई सवाल को सॉल्व नहीं कर सकता, तो क्या तुम मेरी प्लीज़ हेल्प करोगी? एंड एक बार फिर से धार्या द एक्टर शुरू हो गई, हाँ हाँ क्यों नहीं, ला दिखाना कैसे सॉल्व करना है, तुझसे इतना सॉल्व नहीं हुआ, अरे ये तो इसमें इतनी सी ट्रिक लगनी है। ये कहते हुए एक बार फिर से शुरू हो गया ड्रामा। सच में कोई इतना फेक कैसे हो सकता है। मैं सिर्फ एक नज़र उसे देख रही थी और फिर अपने सवाल को, और उसकी कचर पचर थी जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जिस सवाल को वो सॉल्व कर रही थी, मुझे लगा था ये कचर पचर जल्दी चुप भी नहीं होने वाली, क्योंकि ये सवाल बहुत टफ था और इसमें समय लगने पर इससे पहले कि मैं अपने दिमागी घोड़ों को और दौड़ा पाती और इस धारा को और कोस पाती, मुझे एक चीज़ सुनाई देती है, ले हो गया, इतना ही तो करना था इसमें। क्या हो गया? सच में? ये क्या, तुम्हें मैंने अपनी कॉपी में सवाल को देखा और उसकी कॉपी में सच में हो गया? मैंने उससे पूछा, एंड उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम इतनी शौक क्यों हो रही हो? डेफिनेटली हो गया, चुटकी भर का तो सवाल था, और तू ये ले अपनी कॉपी और जल्दी जा, वरना मैं अभी आती ही होंगी, जा जा जा। ये कहते हुए उसने उस लड़की को तो भगाया, लेकिन एक पल के लिए मुझे बस शॉक कर दिया था, और उससे भी ज़्यादा शौक तो उसने तब किया जब उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या लड़की है ये? हाँ, क्या मैं इसकी कोई सर्वेंट हूँ जो मैं इसका सवाल सॉल्व करूँ? अगली बार आए ना तो फिर देखना, इसके चक्कर में मेरा खुद का सवाल रह गया, हाँ मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। ये कहते हुए उसने अपने बैग में से अपनी नोटबुक बाहर निकाली और उसी सवाल को फिर से सॉल्व करने लगी। एक मिनट, इसने खुद का होमवर्क नहीं किया और ये दूसरों की हेल्प कर रही थी। मैं उसकी तरफ देखने लगी और वो बस एक स्पीड में लिखने लगी। जी कितनी गंदी हैंड राइटिंग है, पक्का टीचर तो इसे छोड़ने ही नहीं वाली। हाँ सही कहा, टीचर इसे नहीं छोड़ने वाली। वाह धार्या, तुमने ये सवाल भी सॉल्व कर लिया, एक्सीलेंट, तुम हमेशा बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हो। अनीश की भी हेल्प करना। अनीश और तुम दोनों ही एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हो। इस बार मुझे लग रहा है कि हमारा बोर्ड सिक्योर है, मैथ्स तो एटलीस्ट टॉप ही करने वाली है। ये कहते हुए सर ने हमारी तरफ देखा और मैं सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी जो बस अपनी मुंडी हिला रही थी। यही थी ना जो भी थोड़ी देर पहले सर को गालियाँ दे रही थी हमें इतना सारा होमवर्क देने के लिए, और अब देखो कैसे सर की चमची बनकर सर की हाँ में हाँ मिला रही है। कम ऑन धार्या, एक दिन तो दिया करो मुझे तुम पर ना चौंकने का, पर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझे चौंकाना नहीं छोड़ सकती। अरे अनीश कहाँ जा रही है, इधर आना। ये कहते हुए एक बार फिर से इसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ अपना काम करने। अरे काम तो होता रहेगा, चल ना ग्राउंड में चलते हैं, सब वहीं हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मुझे क्लास में जाना है। धारा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, क्लास में क्या रखा है, सब कुछ ग्राउंड में है, चल ना चल, वैसे भी फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होने वाला है और हमें एक्सरसाइज करनी है। ये कहते हुए वो मुझे खींच कर एक्सरसाइज ग्राउंड में ले गई। एक्सरसाइज ग्राउंड, एक तो ये एक्सरसाइज से मुझे बहुत नफरत है, इस पीरियड से ही मुझे बहुत नफरत है, उन सब से मुझे नफरत है जो एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज मुझ जैसे लेज़ी पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ सकती। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरी बॉडी मूव करती है और मूव करने के बाद दर्द करती है, इसलिए मैं हमेशा धीमे धीमे ही एक्सरसाइज करती हूँ। पर ये धार्या, इसके अंदर तो पता नहीं कौन सी बैटरी लगी हुई है, देखो कैसे उछल चल कर एक्सरसाइज कर रही है, और ना ही सिर्फ खुद कर रही है, बाकी सबको भी करवा रही है।
ऐसे जैसे कोई टीचर हो। वैसे इसको देखकर कोई शक भी नहीं है, पूरी टीचर पर्सनैलिटी का ट्रेड तो है इसके अंदर। मैं उसके ट्रेड्स गिन ही रही थी, तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैंने मुड़ कर देखा तो धारा। ठीक है, तो मैंने उसकी तरफ देखा और धारा ने पानी की बोतल को मेरे हाथ में रखते हुए कहा, मैडम थोड़ा पानी भी पी लो, अगर ऐसे ही एक्सरसाइज करती रही तो तुम्हें देखकर तो लग रहा है बेहोश ही हो जाओगी। ठीक है, तो वही जोक मारते हुए वो मेरे बगल में बैठ गई और मैं उसकी तरफ देखने लगी। मैंने उसके हाथ में से बोतल लेते हुए कहा, मेरे लिए? धारा ने कहा, और किसके लिए? तुम्हारे लिए लाऊंगी ना, मेरी क्यूटी पाए, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरे दर्द जिगर, सब कुछ तो तुम ही हो, तो तुम्हारे लिए तो लाऊंगी। ड्रामा क्वीन। ठीक है, तो मेरा मन कर रहा था, लेकिन कुछ तो था उसकी आंखों में जिसने मुझे रोक दिया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम एक पल के लिए नॉर्मल नहीं हो सकती? धारा ने ड्रामेटिकली कहा, नॉर्मल? मैं तो नॉर्मल ही हूँ मैडम, इससे ज़्यादा अगर नॉर्मल हुई ना तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कोशिश तो करो, मुझे नॉर्मल चीज़ से ज़्यादा पसंद आती हैं। ठीक है, तो मैंने पानी की बोतल खोली और पीना शुरू किया और वो जैसे मुझे ही देखने लगी और मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या? धारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद पहली हो जो मुझे इस तरीके से पसंद करने की बात कर रही हो। बाय द वे, तुम सच में मेरी एक अच्छी दोस्त हो। ठीक है, तो वो हंसने लगी और मैंने उसकी तरफ तुरंत देखते हुए कहा, दोस्त? और वो हम कब बने? मैं कोई तुम्हारी दोस्त वोस्त? तभी उसने कहा, हे, कोशिश भी मत करना ये कहने की कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, वरना। ठीक है, तो वो जैसे मुझे थ्रेटन कर रही थी या क्या पता नहीं, पर जैसे मेरी जुबान बंद हो गई और मेरे से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल किसी फायर की तरह थी, जैसे वार्निंग अपने साथ लेकर घूमती हूँ। अगर ज़्यादा चूचापड़ की तो ये धारा जो 24 घंटे हंसते मुस्कुराते रहती है ना, वो एक फायरी बॉल बनने में 1 सेकंड नहीं लगाएगी। मैं जानती थी, या ये कहूँ मैंने देखा था पिछले हफ्ते, जब ऐसे ही इस फिजिकल ग्राउंड के अंदर सब लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और किसी ने एक्सरसाइज नहीं करने पर उस पर किस तरीके से चिल्लाई थी। गॉड स्वेयर, मैंने पहली बार इसका इतना ज़्यादा गुस्सा देखा था, तब से ही मैं थोड़ा सा डरने लगी हूँ, इसीलिए चुप रहना ही बेहतर लगता है। धारा ने कहा, क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तो एक स्वीट सी गर्ल हूँ, बिल्कुल स्वीट सी अनीश की तरह। ठीक है, तो उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसे मुंह बना लिया। धारा ने कहा, क्या हुआ, तो हमेशा मुझे देखकर ऐसे मुंह क्यों बनाती हो? मुझे सच में अच्छा नहीं लगता, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने पानी की बोतल को थोड़ा सा और टाइट पकड़ते हुए कहा, हम लोग फ्रेंड्स भी नहीं हैं और तुम बेस्ट फ्रेंड बनने की बात कर रही हो? ठीक है, तो मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ, फिर मुस्कुरा कर कहा, तो बनते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स। और जैसे उसने इस दिन प्रॉमिस ही कर लिया था और मेरा पीछा पर छोड़ा ही नहीं, आगे पीछे मेरा नाम पुकारते हुए, मेरी केयर करते हुए, मेरे हाथों में पानी की बोतल रखते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, पूरे स्कूल की 4 क्लासेस में मेरे आगे पीछे घूमते हुए, वो कब मेरी दोस्त बन गई या दोस्त जैसी बन गई मुझे पता नहीं लगा। पर अगर आज कोई मुझसे पूछेगा कि धारा कौन है, तो शायद मैं बेहिचक कह सकूँगी कि मेरी दोस्त, पर हाँ, उसके सामने कभी नहीं कहूँगी, वरना एक और ईगो आ जाएगा उसके अंदर। मुझे उसका ईगो बर्दाश्त करने की इस वक्त कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो अभी भी एक फेक, अनडिसिप्लिन, बोलने की मशीन। ठीक है, तो मैं 3-4 चीज़ें और उसके नाम के साथ जोड़ना चाहती थी, तभी मेरे बगल में रखा हुआ फ़ोन बजने लगा और मुझे ध्यान आया कि मुझे तो अपना होमवर्क करना था और मैं कहाँ उसके बारे में सोचने लगी। पर खैर, कुछ सोचकर मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो एक अननोन नंबर शो हो रहा था। अननोन नंबर? बहुत मुश्किल ही ऐसा होता है कि कोई मुझे अननोन नंबर से कॉल करे, इसीलिए मैं थोड़ा सा झैप गई थी, लेकिन फिर भी कुछ सोचकर मैंने फ़ोन उठा लिया और एक धीमी आवाज़ में कहा, हेलो। सामने से आवाज़ आती है, हाय अनीश। एंड जैसे ही आवाज़ आई, एक पल के लिए जैसे मेरी पकड़ फ़ोन पर टाइट हो गई और निगाहें सामने की तरफ उखड़ गई, क्योंकि ये आवाज़, इसे मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि ये 24 घंटे मेरे सर में गूंजती रहती है। पर अभी इस वक्त ये फ़ोन पर क्या कर रही है? मैंने अपनी एक ठंडी आवाज़ में कहा, हेलो। सामने से उसने फिर से झेंकते हुए कहा, अरे अरे मैं धारा, पहचाना? तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी, तुम्हें ना पहचानने की तो कोई वजह। पर मैंने उसे ये कहा नहीं, मैंने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? और उसने एक बार फिर से खिलखिलाते हुए जवाब दिया, अरे वो लिया था ना फ्रेंड्स ग्रुप से, वहीं से तेरा नंबर लिया, सोचा तुझे हाय कर दूँ। और मैंने अपने मन में कहा, क्यों सोचा? हाँ, किसने कहा था मुझे हाय करने के लिए? लेकिन कम ऑन मैन, मैं इतना रूड नहीं हो सकती थी ना, इसीलिए मैंने एक धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है हाय कर लिया, अब फ़ोन रखो। पर इससे पहले मैं अपना फ़ोन रख पाती, उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी हाय नहीं कहा। मैंने कहा क्या? उसने कहा, अरे मेरे नंबर को तुरंत अपने फ़ोन में ऐड कर लो, ओके, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। एंड उसका ये कहना था और मेरे दिमाग के पारे का एक लेवल अप हो जाना। मैंने इरिटेट होते हुए कहा, ग्रुप में है ना, फिर अलग से ऐड करने की क्या ज़रूरत है? तभी उसने कहा, अरे ग्रुप में है तो क्या हुआ, अलग से ऐड करना चाहिए ना, तो एक और कॉन्टैक्ट नंबर बढ़ जाएगा, प्लीज़ ऐड कर लो ना। मैंने कहा, सीरियसली? तुमने अपने फ़ोन में ऐड कर लिया है ना, मुझे कॉल किया है, इसका मतलब ऐड कर ही लिया होगा, तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट में तो ऑलरेडी एक नंबर बढ़ गया है, मैं ऐड करूँ या ना करूँ इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा।
मेरी ये बात सुनकर एक घड़ी ही वो चुप रही होगी, लेकिन अगले ही घड़ी फिर से शेमलेस की तरह उसने बोलना शुरू कर दिया, ऐड कर लेना अनीशा, क्या चला जाएगा। और मैंने अपने मन में कहा, अरे ऐड करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, इसे क्या। लेकिन फिर भी मैंने एक सिविल पीपल की तरह जवाब दिया, तूने ऐड किया है ना, फिर ठीक है, मुझसे ऐड करने के लिए क्यों कह रही है। और उसने एक बार फिर मेरे जवाब पर जवाब देते हुए कहा, दोनों तरफ से हो तभी तो अच्छा लगता है ना। तो कम ऑन ऐड कर ले एक गुड गर्ल की तरह, क्योंकि मैं जानती हूँ यू आर अ गुड गर्ल। ये कहते हुए उसने तो फ़ोन काट दिया था, पर मेरे कानों में जैसे अभी भी आवाज़ गूंज रही थी। और सवाल जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पर्सन इतना ज़्यादा एग्जैक्टली क्या कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो किसी इंसान को फ़ोन करने से पहले भी 1000 दफ़ा सोचे, मतलब 1000 दफ़ा, वो भी तब जब मुझे किसी से काम की बात करनी हो। और ये इंसान इतनी बेफालतू की बात लेकर मुझे कॉल कर रही है और मुझे फोर्स कर रही है कि मैं नंबर ऐड कर लूँ, और उसके बाद भी इतनी बेबाक। सच में इसके जैसे लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ सच में। ये कहते हुए मुझसे कितनी बार सच में कहती रही, लेकिन आखिरी में मैंने कब उसका नंबर ऐड कर लिया ये मुझे ही पता नहीं लगा। सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कब ये हो गया। हम लोग, यही कहा जाए, मैं जो उससे इतना दूर दूर भागती थी आजकल उसके साथ साथ नजर आने लगी। वो लड़की जो हमेशा उसकी एक बात का जवाब नहीं देती थी आजकल मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट का पता नहीं एक सुकून की तरह लगने लगी। सुकून नहीं, ये ज़्यादा हो गया है ना। मैं कोई हुई थी तभी एक बार फिर से उसने मेरे बगल में बैठते हुए कहा, हे सुनना। मैंने कहा उसने कहा, सुन, थोड़ा और ध्यान दिया कर अपनी एक्सरसाइज पर, बॉडी की फिटनेस भी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ तुम जैसे लोगों के लिए जिनका एक ही एम है और वो है स्पोर्ट्स, और मुझे कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनना है। उसने मेरी तरफ देखा, अंदर मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, हाँ फिजिकल हेल्थ सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और हाँ बस ये है कि हम जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए थोड़ी ज़्यादा होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और मैं देखती हूँ तू बिल्कुल भी अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करती है। मैंने कहा, जितनी करती हूँ उतनी काफ़ी है। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तू मेरी एक बात मान लेगी तो कुछ चला जाएगा तेरा, हाँ। और मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और तू मेरे पीछे नहीं लगेगी तो तेरा कुछ चला जाएगा क्या। एक बार फिर से हमारी ये कभी ना ख़त्म होने वाली बहस शुरू हो गई थी, और एक बार फिर से ये कभी ना ख़त्म होने वाला फिजिकल एक्सरसाइज का पीरियड। सच में ये पीरियड मुझे बहुत बुरा लगता है। वैसे मैंने आपको बताया है ना, खैर बताया ही होगा। मैं अपनी एक्सरसाइज कर ही रही थी, धीमे धीमे अपने हाथ चला ही रही थी, तभी मुझे एक बार फिर से एक तेज़ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये और कोई नहीं, धारिया ही थी जो किसी पर चिल्ला रही थी। गुस्सा कर रही थी, गुस्सा नहीं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रही थी। एक पल के लिए जैसे मैं भी कांप गई। मैं थोड़ी शांत पर्सन हूँ, किसी की तेज़ आवाज़ भी मुझे रोकने पर खुद को मजबूर कर देती है, और ये तो इसीलिए मैं उससे थोड़ा सा दूर रहने लगी। पर वो दूर रहे ये तो हो ही नहीं सकता था ना। उसके लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर मेरे लिए जैसे कुछ हुआ था, कुछ बदल गया था। मैं उसके साथ जैसे और सतर्क रहने लगी थी, इस डर से कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और कहीं ये मुझ पर चिल्लाने ना लग जाए। पर उसने शायद मेरे इस बदलते हुए व्यवहार को थोड़ा सा भांपा था, इसीलिए एक दिन मेरे बगल में बैठकर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कुछ हुआ है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, क्या होना है। ये कहते हुए हल्के से मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसका हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। उसने मेरी तरफ झुक कर कहा, अनीश। जब भी वो मुझे इस तरीके से पुकारती थी जैसे शरीर के अंदर एक सरसरी सी दौड़ जाती थी। आज भी ऐसा हुआ था। मैंने अपनी आंखों को बंद किया, फिर खोला और उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है ना। मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक है। ये कहते हुए मैंने उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया था और वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगी। बात को रफा दफा करने के लिए मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने कुछ पूछा है, क्या हुआ है। ये कहते हुए उसकी आवाज़ का टोन जैसे ही बदला मुझे समझ आ गया था, अगर एक और बार झूठ बोला तो शायद मुझ पर चिल्लाना। इसीलिए मैंने एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम बस थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करती हो ना, और मुझे गुस्सा पसंद नहीं है, इसीलिए। अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर यह बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे कि मैंने कुछ कहा ही ना हो। और एक बार फिर से उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर डालते हुए कहा, इतनी सी बात मेरी स्वीट हार्ट, तुझसे तो मैं कभी गुस्सा कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुझसे तो मैं हमेशा प्यार करती हूँ, और कितने प्यार से बोलती हूँ, कितनी परवाह करती हूँ। ये सब कुछ नज़र नहीं आता। गुस्सा नज़र आ गया, वो भी तेरे ऊपर थोड़े ही किया था, तेरे ऊपर तो मैं कर ही नहीं सकती। वो लोग गलती कर रहे थे, इसीलिए मैं उन्हें बस सिर्फ करेक्ट कर रही थी, ये मेरा काम था। तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बुद्धू लड़की। ये कहते हुए उसने मेरे हल्के से सर पर टैप किया, और मैं उस वक्त मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या हो रहा था एग्जैक्टली, तो बिल्कुल भी नहीं। कोई इंसान अपने शब्दों को लेकर इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है, अपने व्यवहार को लेकर इतना ज़्यादा खुला मिजाज कैसे हो सकता है। क्या उसे समझ नहीं आता कि उसके शब्द किसी और पर क्या असर कर रहे हैं। उसका इस तरीके से हंसना किसी और के चेहरे की मुस्कुराहट को कहीं दूर ले जा रहा है। उसका इस तरीके से लोगों से बात करना जो किसी और को चुप करता चला जा रहा है, क्या उसे नज़र नहीं आता कि आजकल मैं उसे कैसे देखने लगी हूँ, या वो
वो तो बस ऐसे ही है ना, हवा की तरह, अपनी ही दुनिया में अपनी ही रानी की तरह, खुशबू की तरह बहती है वो, फूलों की तरह महकती है। और कब मैं इस महक में उसकी तरफ बढ़ जाती हूँ मुझे पता ही नहीं लगता। आजकल सच में मुझे कुछ पता ही नहीं लगता, और वो बिल्कुल बेपरवाह अपनी दुनिया में है। देखो इन सब से उनके पीठ पीछे बोलने के बाद कैसे सबकी मदद कर रही है। कैसे कोई किसी की इस तरीके से मदद कर सकता है। कम ऑन, टेस्ट चल रहा है और यहाँ पर सभी के नंबर मायने रखते हैं, पर उससे ऐसा कोई परवाह ही नहीं है। सबकी हेल्प करना, सबको सवाल का जवाब देना, यही तो है धैर्य। और इन सब में मैं कहाँ हूँ और मैं उलझी क्यों हूँ? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यही कहा जाए इस लड़की का ही मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा सुनना, ये कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसे एक बार फिर से नज़रअंदाज करते हुए अपनी किताब में अपनी आंखों को उड़ाते हुए कहा हाँ। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा अरे मेरे पास एक बहुत अच्छा जोक है, कल ही मैंने सुना था, तू सुनेगी? मैंने कहा मुझे नहीं सुनना, पर मेरे कहने से जो मान जाए वो धार्या कहा। एक बार बोलना शुरू करती है तो बस उसे कोई नहीं रोक सकता। और अब भी ऐसे ही हुआ, जिस जोक के लिए मैंने मना किया था वो ना चाहते हुए भी उसने मेरे कानों में बोल दिया। एंड मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, लिटरली मैं हंस गई। 1 मिनट मैं हंस गई, क्लास में वो भी इतनी तेज के सब मेरी तरफ देख रहे थे, पर डैम वो जोक बहुत फनी था और मैं सिर्फ उसकी तरफ देखकर कहने लगी सच में तारा ने कहा हाँ यार सच में ऐसा ही हुआ था फनी था ना ये, फनी था ना। मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा हाँ फनी था। तभी एक स्ट्रिक्ट आवाज़ आई, हो गया तुम दोनों का? एंड जैसे ही आवाज़ आई मेरी जैसे चेहरे की रंगत ही उड़ गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं हमारी टीचर खड़ी हुई थी, जो हम दोनों को ही घूर कर देख रही थी। और धार्या उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। टीचर ने एक तेज़ आवाज़ में कहा खड़े हो अभी की अभी। मैं डर के खड़ी हुई और वो बस बेपरवाह। टीचर ने कहा बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है ना तुम दोनों को, क्लास में बैठने का तरीका भूल गई हो, इतनी ज़ोर से हंस रही हो कि आवाज़ दूर तक आ रही है। जाओ एक काम करो, बाहर जाकर हंसो, बाहर गेट पर हंसो ताकि आने जाने वाले सब लोग तुम्हें देखें। कम ऑन गो। ये कहते हुए उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाया और मैं किसी कठपुतली की तरह बस बाहर आकर खड़ी हो गई। लिटरली मुझे अब खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था लाइफ में कि मैं क्लास से इस तरीके से आई फील सो एम्बेरस्ड। पर जो एम्बेरस्ड हो जाए वो धार्या कहाँ, वो तो अभी भी अपने दांत फाड़ कर हंस रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, लेकिन वो चुप नहीं रह सकती थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा क्या वैसे मुंह क्यों बना रही है? मैंने कहा तुझे ज़रा शर्म नहीं आ रही? तेरे चक्कर में हम क्लास के बाहर आ गए। तारा ने कहा मेरे चक्कर में? पर मैं तो सिर्फ जोक सुना रही थी, हंसी तू थी। मैंने कहा हाँ तो तेरी वजह से ही हंसी थी ना, क्योंकि तूने मुझे जोक सुनाया। तारा ने कहा अरे तो क्या हो गया कि तू पहली बार क्लास के बाहर आई है? मैंने कहा नहीं मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो बार बार ऐसे क्लास के बाहर पनिशमेंट खाती रहे। तारा ने कहा हे मेरे साथ भी ऐसा नहीं है। आज से पहले तूने मुझे कब क्लास के बाहर देखा? मैंने कहा मुझे क्या पता, आधे ही वक्त मैं तेरे साथ रहती हूँ, आधे वक्त तो तू अकेले ही रहती है ना, तो क्लास से बाहर हो या अंदर मुझे क्या पता। लेकिन तू मैं बस जैसे मुंह बना रही थी और वो सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और एक धीमी आवाज़ में कहा अरे तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, पनिशमेंट ही तो है, अभी खत्म हो जाएगी और हम लोग फिर से क्लास में वापस चलेंगे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूँ, डिसिप्लिन्ड। आज से पहले मुझे कभी भी पनिशमेंट नहीं मिली और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मुझे कभी पनिशमेंट। तभी उसने मुझे रोकते हुए कहा डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, क्या कर लेगी इतने डिसिप्लिन करके? हाँ जब हम स्कूल से पास आउट हो जाएंगे तो ऐसी ही मेमोरीज तो होती हैं जो लोगों को कहानी सुनाने के काम आती हैं। और स्कूल लाइफ में सब चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए, वरना सब कुछ बोरिंग हो जाएगा। तो जब तक वक्त है मौज ले लो। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा और मैंने सिर्फ मुंह बनाते हुए कहा तू ही ले ऐसी मौज, और तुझे ही मुबारक हो ये सब कुछ, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तभी धार्या ने कहा पर मुझे तो ये सब कुछ पसंद है क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। मैंने भी उसकी बात पर जवाब देते हुए कहा पर मैं ऐसी नहीं हूँ और दूर रह मुझसे। उसने मुझसे कहा दूर रहूँ? पर क्यों? शायद यही तो मौका था, यही तो सवाल था जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, ये मुझसे पूछे और मैं जवाब दूँ। और मैंने दिया भी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा क्योंकि मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, मैं लोगों से इस तरीके से बात नहीं करती। और तुझे तो एक पल चुप रहने की फुर्सत नहीं है, बस बोलती ही रहती है। और मैं तो तेरी बातों पर इतना भाव भी नहीं देती, फिर क्यों? मेरी बातें सुनकर वो जैसे एक पल के लिए चुप हो गई थी। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा हाँ ये तो सही है, तू मेरी बातों को ज़्यादा भाव नहीं देती क्योंकि तू कम बोलती है। पर तू इतना कम क्यों बोलती है? उसने मुझसे सवाल पूछा और एक पल के लिए मैं रुक गई, लेकिन मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा क्योंकि मुझे कम बोलना पसंद है, ज़्यादा बोलना मेरा शौक नहीं है। और वैसे भी तू इतना बोलती है कि किसी और के बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। धारा ने कहा ऐसा नहीं है, पर तू तो मेरे साथ ही गया, तो किसी के साथ भी ज़्यादा नहीं बोलती, बस तुझे देखकर लगता है। मैंने तुरंत कहा क्या लगता है मुझे देखकर? और फिर क्या था? उसने अपनी ये बड़ी बड़ी काली आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा तो मुझे इंट्रोवर्ट टाइप की लगती है। इंट्रोवर्ट? मैंने कहा क्या? उसने कहा तो एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। मैंने कहा होंगी तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे?
और अगर मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ ना तो तुम मुझसे दूर रहे, उसने ड्रामेटिकली मेरी तरफ देखते हुए कहा। दूर रहूं? पर क्यों दूर रहूं? मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तू कम बोलती है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मुझे प्रॉब्लम है तेरे ज़्यादा बोलने से। और उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू इंट्रोवर्ट है और मैं एक्सट्रोवर्ट, बनी ना हमारी परफेक्ट जोड़ी। और मैं सिर्फ उसकी तरफ देखती रही, क्योंकि मैं चाहे उसे कितनी भी समझाने की कोशिश कर लूँ, आखिरी में तो उसे वही मानना है जो उसका दिल कहता है और वही करना है जो उसका मन कहता है। जैसे कि मेरे कितनी ही बार मना करने के बावजूद भी असेंबली ग्राउंड में मेरा नाम जोर से पुकारना, हे अनीश। फिर क्लास में टीचर के ये पूछने पर कि रीडिंग कौन लगाएगा, मैम अनीश है ना, ये बहुत अच्छा पढ़ती है। ओ धार्या, मेरा मन तो करता है इसके बालों को खींच दूं, पर जी मैम मैं पढ़ रही हूँ, ये कहते हुए मुझे खड़े होना ही पड़ता था। और वो आखिरी में सिर्फ बेशर्मों की तरह हंसती थी, जोर जोर से, एंड ऊपर से इस तरीके से चलती हुई क्लास के बीच में टिफिन और चिप्स के पैकेट खोलकर कौन खाता है? हाँ कौन? जब मेरे पास बैठने की जगह नहीं है तो जबरदस्ती जगह बनाकर कौन बैठता है? कौन? मेरा मन तो बहुत करता था ये सारे सवाल उससे पूछूं, पर पूछने का फ़ायदा क्या होता था? वो एक पल में मुझे स्मित कर कर देखती थी और अगले ही पल बिल्कुल किसी इनोसेंट बच्चे की तरह हंसने लग जाती थी। ये लड़की नहीं थी, घनचक्कर थी जो बस मेरे पल्ले बन गई थी। पर आज मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक होगा, मैं अकेले अपनी पूरी राइड एंजॉय कर पाऊंगी। दरअसल बात ऐसी थी कि डिसाइड हुआ था हमारे स्कूल का एक स्कूल ट्रिप। वैसे तो मुझे इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं था, लेकिन फिर भी बस के किनारे खिड़की से बाहर ताकते हुए, खुद में ही खोते हुए और नज़ारे को एंजॉय करते हुए किसे पसंद नहीं होगा। मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए इस ट्रिप पर भी मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था। और जैसा मैंने सोचा था, आगे की एक सीट को मैंने पकड़ लिया था, खासकर खिड़की वाली, और खिड़की पर ही ध्यान टिकाए मैं बैठी थी। तभी मुझे महसूस हुआ मेरे बगल में कोई आकर बैठ गया है, और एक पल के लिए जैसे मुझे हार्ट अटैक किया गया हो। मेरे बगल में कोई और नहीं बल्कि बोलती हुई मशीन, ये धार्या थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही हो? उसने भी मेरी तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन डार्लिंग, बैठी हूँ, सीट है और क्या करूँगी। ये कहते हुए वो और ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठने लगी। मैंने एक नज़र पीछे की तरफ देखा जहाँ हमारा बाकी का ग्रुप था। सब लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे, और अकॉर्डिंग टू मी इसे भी वहीं होना चाहिए था ना, पर ये यहाँ है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही हो? उसने फिर से मेरी तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन अनीश, अभी तो जवाब दिया, बैठी हूँ और क्या कर रही हूँ। मैंने कहा, पर तुझे तो पीछे होना चाहिए था ना, बाकी सबके साथ, देखना वो कितना मजे कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रही है मेरे साथ, जा जाकर पीछे बैठ। ये कहते हुए मुझे भगाने की फिराक में थी और वो अपने आप को परमानेंट करने की जुगाड़ में। और एक बार जो उसने अपने आप को परमानेंट किया, शुरू हो गया वही जो मैं नहीं चाहती थी। इरादा था मेरा कि मैं अपने व्यू को एंजॉय करूं, शांत बैठूं, चुप रहूं, पर इसके रहते ऐसा हो ही नहीं सकता था। बड़बड़ 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 जो बोलना शुरू हुआ तो आधे घंटे तक चुप ही नहीं हुई, और थक हार कर मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बस कर, कितना बोलेगी, जाकर पीछे बैठ, यहाँ क्यों बैठ गई है? एंड उसने भी मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं इतना बोलूँगी तो थोड़ा सा तू नहीं बोल सकती? मैंने कहा, मुझे नहीं बोलना, मुझे बाहर देखना है। उसने कहा, मेरी तरफ देख ले, मुझसे बात कर ले। मैंने कहा, मुझे नहीं करनी, तू पीछे जा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरे इतना खिलाफ क्यों है यहाँ बैठने के? मैंने कहा, खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस बाहर का एंजॉय करना चाहती हूँ। और उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, और मैं तेरे साथ बात करना चाहती हूँ, चल ना बात करते हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं करनी। उसने थोड़ा सा उदास होते हुए कहा, ऐसा क्यों कर रही है अनीश, बात कर लेना मेरे साथ। मैंने कहा, यार तू पीछे जाकर बैठना, देखने से शायद दोस्त वहाँ पर है। उसने एक नज़र पीछे की तरफ देखा, एंड डेफिनेटली सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल वैसा जैसे कि जनरली धार्या करती थी, पर आज वो चुपचाप बैठी हुई थी। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं जा रही। मैंने कहा, क्यों? उसने कुछ सोच कर कहा, एक्चुअली मेरे पीरियड्स आए हुए हैं, और तू तो जानती है ना, अगर मैं पीरियड्स के टाइम पर पीछे बैठूं। मैंने कहा, तो इसमें क्या हो गया, पीरियड्स ही तो हैं। उसने कहा, हाँ एग्जैक्टली, पीरियड्स ही तो हैं, और अगर पीरियड्स के टाइम पर पीछे वाली बस में बैठना, तो जानती है ना पीछे वाली सीट कितनी ज़्यादा, हाँ मैं नहीं बैठना चाहती, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। एंड वैसे भी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं बैठ सकती? और वैसे ऐसा भी नहीं है कि मैं उनके साथ बैठना नहीं चाहती, बस ये है कि मैं बैठ नहीं सकती। उसकी ये बात सुनकर मैंने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, बैठना है ना तो चुपचाप बैठेगी, एक शब्द नहीं बोलेगी। उसने भी मेरी तरफ देखते हुए कहा, पर क्यों? अगर मैं बोलूंगी नहीं तो रास्ता तय कैसे होगा, और इतना लंबा रास्ता है, चुपचाप कोई कैसे ही बैठ सकता है? मैंने कहा, मैं बैठ सकती हूँ ना। और उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ तू ही बैठ सकती है चुपचाप, क्योंकि तू एक बोरिंग पर्सन है, बिल्कुल बोरिंग, पता नहीं रास्ता कैसे कटेगा। ये कहते हुए उसने अपनी बाहों में अपना बैग खींच लिया था, और मैं एक पल के लिए जैसे सन्न हो गई, चुप हो गई। कुछ तो था उसके शब्दों में ऐसा जिसने मुझे एक पल के लिए रोक दिया था। मुझे बुरा लगा था डेफिनेटली। हाँ मैं जानती हूँ मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, ये भी जानती हूँ कि मैं एक कोल्ड पर्सन हूँ, बोरिंग हूँ, लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं मुझे सब पता है। पर इस तरीके से धार्या का बोलना पता नहीं क्यों पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस पल, उस लम्हा मुझे नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए मैं बस चुप हो गई। और अगर ये कहूँ कि आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे तो ये भी गलत नहीं होगा,
लेकिन वो मेरे आंसू ना देख ले, इसलिए मैंने अपना चेहरा छुपाया और खिड़की के बाहर ही ताकने लगी। सच ही तो कहा था उसने, बिल्कुल सच। मैं हूं ना एक बोरिंग पर्सन जिसे कोई पसंद नहीं कर सकता, जिसका कोई दोस्त नहीं बन सकता। तो फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? मैं खुद से कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई और बस चुप हो गई। और आज के बाद से चुप ही रहने लगी और जितना हो सके उतना धारा को अवॉइड ही करने लगी। वैसे तो मैं कम ही बोलती थी हमारी कॉन्वर्सेशन के अंदर, लेकिन जितना भी हम दोनों के बीच में जो करीबी आई थी ना, वो भी उस दिन के बाद से जैसे ख़त्म सी हो गई थी। मैं उसे बस नज़रअंदाज करती रहती और वो अपनी दुनिया में होकर मेरे पास आने की कोशिश करती रहती। उसकी कोशिश जारी थी पर मैंने इरादा जैसे पक्का कर लिया था दूर जाने का, उसे अपनी डिक्शनरी से कम्प्लीटली बाहर फेंक देने का, जैसी थी बिल्कुल वैसे ही हो जाने का। और जैसा उसने मुझसे कहा था ना, बोरिंग पर्सन, उसे बिल्कुल वैसा ही बनकर दिखाने का। और ऐसे कर कर कुछ दिन गुजर गए थे और शायद मेरा ये बिहेवियर और ये जो चेंजेस थे उससे भी नज़र आने लगे थे, इसीलिए तो वो कोशिश और ज़्यादा करने लगी थी, और ज़्यादा बातें करने के लिए मेरे पास आने लगी थी। पर मैं बस दूर चली गई थी। और एक ही दिन ऐसा था कि मैं बस बैठी हुई थी और वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या हो रहा है? मैंने उसको जैसे नज़रअंदाज किया और अपनी कॉपी निकाल कर बाहर खोलने ही वाली, तभी उसने उस कॉपी पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है, क्या हो रहा है? चुप क्यों है आजकल? मैंने धीमे से कहा, मैं चुप ही रहती हूँ, जानती है ना, कम बोलती हूँ। मेरी इस बात पर जैसे वो चुप हो गई और मुझे घूर कर देखने लगी और मैं अपनी कॉपी खोलने की कोशिश करने लगी। पर उसके रहते ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसकी पकड़ हमेशा चीज़ों पर मजबूत रहती थी, जैसे कि उसकी निगाहों की पकड़ थी जो मुझ पर जैसे बंद गई थी और मुझे अजीब लग रहा था, बहुत अजीब। जब कुछ पल के लिए वो चुप्पी पसर गई तो आखिर में मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, एग्जैक्टली क्या? हाँ, क्या हुआ है? मेरे कॉल्स इग्नोर कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है, समझ आता है। कल क्लास में भी नहीं आई, ये भी मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है, समझ सकती हूँ, कभी कभी मन नहीं होता। लेकिन क्या हो रहा है अनीश? हाँ, क्या हो रहा है? मैं देख सकती हूँ कि तू मुझे जानबूझ कर इग्नोर कर रही है, और अब इस तरीके से तेरा बिहेवियर जैसे कि मैं यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुझे लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने कहा, हाँ एग्जैक्टली, तूने आजकल तो सब कुछ कहना छोड़ ही दिया है ना। 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन, और 10 दिन से तेरा बिहेवियर ऐसा ही है जैसे कि मैं हूँ ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं उसके साथ बहस करना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने धीमी आवाज़ में कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तू बस ज़्यादा सोच रही है, और मैं सबके साथ ऐसे ही रहती हूँ, तू जानती है ये बात। धारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, और ये बात भी जानती हूँ कि कैसे आजकल तू सबसे बात कर रही है सिवाय मुझे छोड़कर, और मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मैंने भी उसकी तरफ जैसे एक बार फिर से नज़रअंदाज करते हुए कहा, बातें करने के लिए देखने की ज़रूरत नहीं होती, बिना देखे भी बात। तभी उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बातें देख कर ही की जाती हैं, एक दूसरे की आंखों में, आंखें चुरा कर नहीं, जैसे कि तू कर रही है। और कुछ तो था उसकी बातों में कि मेरी निगाहें खुद ब खुद उसकी निगाहों से जाकर टकरा गई। पूरे 10 दिन के बाद शायद मैंने उसे फिर से देखा होगा, और देखना भर ही था कि एक बार फिर से उसकी वही बात मेरे कानों में गूंज गई, कितनी बोरिंग पर्सन है अनीशा तू, कितनी ज़्यादा। मैंने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और उससे निगाहों को हटाते हुए कहा, देख मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, और मैं सीधी और साफ बात करती हूँ, मुझे बस नहीं करनी तुझसे कोई बात। धारा ने कहा, पर क्यों, क्या हो गया? मैंने उसकी तरफ देखा और शायद मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा था। पता नहीं क्या हो गया था उस वक्त, मुझे मेरे खुद की झुरझुरी से मेरे सर पर सवार हो गई थी, और मैंने उसकी तरफ देखकर कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, और वो था क्योंकि तू एक फेक पर्सनैलिटी है, शो ऑफ करती फिरती रहती है, मुझे तो इतना पसंद नहीं है लोगों से इस तरीके से बेबाक होकर बातें करना, बस हर वक्त बोलते रहना नहीं पसंद मुझे, मैं चुप रहना पसंद करती हूँ। और एक पल के लिए मैं बस चुप हो गई, क्योंकि जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैंने ज़्यादा बोल दिया है। और उसने मेरी तरफ देख कर कहा, अच्छा तो तू ऐसा सोचती है मेरे बारे में? मन तो कर रहा था कह दूं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त एक अलग ही मूड में थी, और फिर वही कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, और वो था हाँ, क्योंकि ऐसी ही है तू, ऐसी ही। धारा ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में देखकर मुझे साफ पता लग रहा था कि उसे हर्ट हुआ है। मेरे शब्द उसे बिल्कुल वैसे ही घायल कर गए हैं जैसे कि उसके शब्द मुझे घायल कर गए थे। पर शायद हम दोनों में सिर्फ यही फ़र्क था कि उस दिन उसने जो मुझसे कहा था वो बेपरवाही में कहा था, और जो मैंने कहा है वो जान पूछ कर। क्या सच में जान पूछ कर था? पर ये तो सच था ना, मैंने तो वही कहा जो सच। वो बस मेरी तरफ देखती है और वहाँ से उठ कर चली जाती है। पता नहीं क्या था उस दिन कि उसके उठ कर चले जाना मुझे अंदर तक हिला गया था। पता नहीं कितनी देर तक मैं अपनी इस सीट पर ऐसे ही बैठी रही, मुझे होश नहीं था। और होश जब आया जब स्कूल ख़त्म हो गया और मैं घर आ गई, और पूरे दिन पूरी रात यही सोचती रही कि
मैंने गलत कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रह रहकर धारा की आंखें जैसे मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। उसका चेहरा, उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी और ऐसा ही होता रहा। अगला दिन और उससे अगला दिन। धारा जैसे मुझसे पूरी तरीके से दूर हो गई और उसका दूर होना मुझे रियलाइज़ कराया कि इतने कुछ महीनों में वो मेरे कितने करीब आ गई थी। उसकी बातों की मुझे कितनी आदत हो गई थी। उसकी हंसी जैसे मेरी चाहत हो गई थी। मेरी निगाहें उसे ढूंढना चाहती थी, ताकना चाहती थी। एक बार फिर मैं उसे अपने बगल में बिठाना चाहती थी, पर वो मुझसे दूर हो गई थी। मैं जानती थी गलती मेरी थी, मैंने उसका दिल दुखाया था, पर हो गई, कह दिया मैंने। उसने भी तो ऐसा कह दिया था ना, उसने भी तो मेरा दिल दुखाया था, पर मैं तो कम से कम, वो मुझ पर देख भी नहीं रही है, मेरे पास तक नहीं आ रही है। और मैं एक बार फिर से उस बड़ी सी क्लास के अंदर नज़रअंदाज हो गई हूँ। एक बार सब फिर अपनी दुनिया में खो गए हैं और मैं अपनी दुनिया को तलाशने की कोशिश कर रही हूँ, पर पहले की तरह ये आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा घुटन की तरह महसूस हो रहा है। कैसा होता है ना जब आप किसी से बात करना चाहो पर वो इंसान आपसे दूर चला जाए, बहुत दूर, और आप उस तक पहुँच ना पाओ। बिल्कुल 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 वैसा ही लग रहा था मुझे अभी। दूर से धारा को देखना, अपनी ही दुनिया में गुम होते हुए, लोगों के साथ बात करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, दोस्त बनाते हुए। क्या धारा को भी ऐसा ही लगा होगा जब मैं उससे नाराज़ हो गई थी इन 10 दिनों में? क्या उसने भी ऐसा ही महसूस किया होगा जैसा कि मैं अभी महसूस कर रही थी? ऐसा लग रहा था कुछ टूट रहा है, कुछ घुट रहा है मेरे अंदर। मैं सुबक रही थी, पर हाँ, आंसू नहीं निकल रहे थे। बदल दिया था इसने मुझे, इतना कि मैं खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम मुझसे क्यों नहीं बोल रही हो? चीख कर बस उससे पूछने का मन कर रहा था, पर कैसे पूछूं? मेरी भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। क्यों जाऊं? गलती उसने की थी ना पहले। सॉरी उसे पहले बोलना चाहिए, रियलाइज़ उसे पहले होना चाहिए, पर यहाँ तो सब कुछ मुझे ही रियलाइज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे सब कुछ रियलाइज़? क्यों? क्या ही फ़र्क पड़ता है? पहले भी तो नहीं थी ना ये मेरी ज़िंदगी में, तो अब भी नहीं होगी तो क्या ही हो जाएगा, है ना? ये मैं खुद से पूछना तो चाहती थी, यकीन तो दिलाना चाहती थी, पर यकीन करना जैसे। कोई बात नहीं अनीश, एक कॉल ही तो है, तू कर सकती है। एक कॉल करूँगी और झगड़ा ख़त्म कर दूँगी। झगड़ा ख़त्म हो जाएगा तो मैं ओवरथिंक करना भी बंद कर दूँगी और एक बार फिर से पुरानी ज़िंदगी में लौट जाऊँगी। एक सॉरी ही तो कहना है, एक सॉरी, हाँ सिर्फ एक सॉरी। यही सोच कर मैंने कॉल डायल कर दिया। पहली बार था ऐसा जो मैं कॉल डायल कर रही थी, वरना हमेशा धारा ही होती थी जो मुझे कॉल और मैसेजेस करती थी। इसलिए थोड़ा अजीब ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी मन में एक होप थी कि एट लास्ट मैं उसकी आवाज़ फाइनली सुन पाऊँगी। एक हफ्ते में वो मुझ पर थोड़ा तो ध्यान देगी, क्योंकि ग्रुप में तो उसने मुझ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। लेकिन एक बार फिर से जैसे मेरी सारी एक्सपेक्टेशन, सारी होप्स टूट कर बिखर गई। बैल जाती रही और जवाब में सिर्फ यही सुनने को मिला, द पर्सन यू हैव कॉल इज़ नॉट आंसरिंग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ट्राई अगेन लेटर? पर कितनी देर बाद, कितनी देर तक और इंतज़ार करूँ? हाँ, ये तो बताया ही नहीं कॉल पर। हाँ, हेलो हेलो हेलो, मैं बस कहना चाहती थी, लेकिन कॉल उठे तब तो मैं ये कह पाती ना। फ़ोन कट गया और मैं इंतज़ार में बैठी रही कि कॉल बैक आएगा, पर कॉल बैक आया ही नहीं। धारा ने कॉल किया ही नहीं। क्या वो इतनी नाराज़ हो गई है मुझसे? सच में? क्या अब मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं रही? क्या वो मुझसे नहीं कहेगी कि मुझसे बात करना अच्छा लगता है? शायद मन भर गया उसका, शायद। वैसे भी भरेगा ही मन। मुझ जैसे बोरिंग पर्सन को कौन ही ज़्यादा लंबे वक्त तक अपने साथ। एक बार फिर से मेरी ओवर थिंकिंग की दुकान शुरू हो गई थी और सर में वही सारे सवाल गूंज रहे थे जो नहीं गूंजने चाहिए थे। उस रात नींद नहीं आई और मन में बस यही चलता रहा, सुबह हो, स्कूल जाऊंगी और उसके साथ सब कुछ क्लियर कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये रोज़ रोज़ की घुटन नहीं चाहिए। रोज़ रोज़ की नज़रअंदाज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये सब कुछ ख़त्म करना ही होगा, या तो आर या तो पार। यही डिसाइड कर मैं स्कूल गई। ब्रेक हुआ और सब लोग अपनी अपनी दुनिया में उलझ गए, पर मैं अपनी दुनिया में कैसे उलझूँ? क्योंकि मेरी दुनिया तो जैसे एक पल के लिए सामने बैठी है। मेरी दुनिया, क्या क्या सोचने लगी हूँ मैं। लेकिन फिर भी अपने सारे थॉट्स को साइड रखकर, हिम्मत कर मैं फाइनली वहाँ पहुँच गई जहाँ धारा बैठी हुई थी, अपने पैरों को स्विमिंग पूल में डालकर जैसे अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। और मैं उसकी दुनिया में शामिल होना चाहती थी या उसे अपनी दुनिया में शामिल करना चाहती थी, मुझे नहीं पता। पर हिम्मत कर मैं उसके सिराने आकर बैठ गई और धीमे से कहा, हेलो धारा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्लास के पहले दिन उसने कहा था, और वैसा ही जवाब मिला जैसे कि मैंने दिया था। सिर्फ क्या मेरा भी इसको ऐसे ही लगा होगा? लगा ही होगा ना, जवाब तो सेम ही है। मैंने अपने आप को अपने थॉट से बाहर निकाला और धारा की तरफ देखते हुए कहा, तू लंच नहीं कर रही?
आई मीन लंच का टाइम हो रहा है और तू, तभी उसने सामने की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, उनका इंतज़ार कर रही हूँ, वो सब लोग फ्री होंगे तो। ये कहते हुए वो सामने की तरफ देख रही थी और मेरी निगाहें भी सामने की तरफ घूम गई। धार्या का फ्रेंड सर्कल है जहाँ धार्या स्टार है। पता नहीं क्यों पर उस दिन एक अजीब सी जेलसी फील हुई, एक अजीब सी पॉजिटिवनेस फील हुई। धार्या किसी और का इंतज़ार करे और मैं यहाँ, उसे मेरा इंतज़ार करना चाहिए था ना, क्योंकि बात हम दोनों की बंद है। क्या उसे मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आ रहा, एक बार भी फिक्र नहीं हुई कि हमने एक हफ्ते से बात नहीं की है। मेरी जेलसी जैसे मेरे सर पर चढ़ गई थी और मैं सिर्फ उसकी तरफ देखने लगी। और वो, उसने मेरी तरफ देख कर कहा, क्या है अनीश? मैंने कहा, एग्जैक्टली क्या है धार्या? धार्या ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं बस अपना टाइम एंजॉय कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, क्यों नहीं होना चाहिए? मेरी इस बात पर उसने मेरी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। एक अजीब सा सन्नाटा हम दोनों में पसर गया था और मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, बहुत जोर से। कुछ तो था धार्या की आंखों में जो उस दिन चुभा था मुझे, बहुत तेज चुभा था। इसीलिए मैंने एक गहरी सांस ली और धार्या की तरफ देखते हुए कहा, धार्या लुक, आई एम सॉरी। यही तो था जो मैं बहुत लंबे वक्त से कहना चाहती थी। सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। पर इससे पहले कि मैं कुछ भी कह पाती, धार्या ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्यों? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो उस दिन वो मैंने जो सब कुछ बोल दिया ना, आई एम सॉरी, मैं तुझे हर्ट कर दिया। धार्या ने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तूने तो बस सच कहा, आई एक्सेप्टेड, मैं ऐसे ही हूँ और तूने बस मुझे बताया कि मैं कैसी। मैंने कहा, ऐसा नहीं है धार्या, वो बस मैं थोड़ा सा हर्ट थी ना, इसीलिए मैंने ये सब कुछ कह दिया। धार्या ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर्ट? और मैं भी उसकी आंखों में देखने लगी। मैंने भी उसके शब्दों को दोहराते हुए कहा, हर्ट? अपने दिल की बात बता देना, कोई गलत तो नहीं होता ना। मैं बस अपने दिल की बात बता रही थी और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था उसकी आंखों को देख कर कि उसे भी मेरे दिल की बात जाननी है, जैसे मुझ में झांक रही हैं वो आंखें। धार्या ने मेरे तरफ हल्के से खुद को बढ़ाते हुए कहा, हर्ट? क्या मैंने किया था हर्ट? ये कहते हुए उसके शब्द जिस मेरे होठों पर ठहर रहे थे, उसकी आंखें मुझ पर असर कर रही थी और मैं सहम रही थी या खुल रही थी मुझे नहीं पता, पर मैं बहक रही थी उसके अंदर डेफिनेटली। उसने फिर से कहा, मैंने कुछ पूछा है अनीश, क्या मैंने किया था तुझे हर्ट? ये कहते हुए उसकी आंखें और ज़्यादा गहरी हो गई और मेरी सांसें रुक गई। पर मैं झूठ नहीं बोल सकती थी, ना खुद से झूठ बोला ही नहीं जाएगा। बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह मेरा सर हिला और आवाज़ खुद ब खुद जैसे होठों से बाहर आ गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ तूने किया था मुझे हर्ट। उसने कहा, क्या? पर कब? कैसे? मैंने एक गहरी सांस ली और फाइनली उसकी निगाहों से निगाहों को हटा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि मैं हिली हुई थी, इस वक्त कांप रही थी। मेरे शब्द, मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। इसीलिए मैंने सामने की तरफ देखते हुए कहा, उस दिन जब हम ट्रिप पर जा रहे थे बस में, कैसे तूने एक पल में कह दिया ना कि मैं। धार्या ने कहा, बोरिंग है? मैंने उसकी तरफ देखा और जैसे खूंच कर कहा, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। धार्या ने कहा, पर मैं तो सच। मैंने कूद कर फिर से देखा। उसने कहा, ठीक है, आई एम सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था तुझे हर्ट करने का, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, तू जानती है ना मुझे बोलने की आदत है। मैंने कहा, आदत है, पर कभी कभी चीज़ें बुरी लग जाती हैं, वो भी उस इंसान से जो इंसान से एक्सपेक्ट ना किया हो। ये बात मैंने उससे कितनी धीमे कही पता नहीं, उसने सुना भी या नहीं, लेकिन अगले ही पल उसने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सच में अनीश, तू एक बच्चे की तरह है, एक बच्ची की तरह। मतलब अगर मैंने तुझे हर्ट कर दिया इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो तू भी मुझे हर्ट करेगी, हाँ? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुझे हर्ट करना? तभी धार्या ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तू मुझे हर्ट करना चाहती हो या ना करना चाहती हो, पर बस तूने सच कहा। हाँ, सच कड़वा ही होता है ना, और तेरा सच मुझे बस कुछ ज़्यादा ही कड़वा लग गया, पर आई एक्सेप्टेड, मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही। ये कहते हुए धार्या फिर सामने की तरफ देखने लगी और मैं खामोश हो गई, क्योंकि इनकार भी कैसे करूं जब वो ही खुद अपनी असलियत जानती है। तो फिर मुझे बस इस लड़ाई को ख़त्म करना था और इसीलिए मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप हम ये सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं? धार्या ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या ख़त्म करना है? मैंने हम दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़ाई? धार्या ने कहा, लड़ाई? कौन कह रहा है हम दोनों के बीच में लड़ाई है? मैंने कहा, अच्छा तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? धार्या ने कहा, मैंने कहा, हे अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती, डेफिनेटली तुम मुझसे बात नहीं कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है, फ़ोन और मैसेजेस का भी कोई जवाब नहीं दे रही है। धार्या ने मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल वैसे जैसे कि तू मेरा जवाब नहीं दे रही थी मैसेजेस के।
मैंने भी तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, तो तू अब बदला लेगी? धारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ लूँगी। मैंने कहा नहीं। धारा ने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि अब हम दोस्ती करेंगे। धारा ने कहा हाँ हनीश तू मुझसे दोस्ती करेगी, ये तू कह रही है ना? मैंने कहा अब इतना ड्रामेटिक होने की भी, पर इससे पहले कि मैं आगे कुछ भी कह पाती, धारा ने जैसे मुझे बस टिकल करना शुरू किया एंड मैं बस हंसने लगी। एक यही लड़की थी जो मुझे हंसा सकती थी इतना बेपरवाह होकर। और उस दिन के बाद से हमारी दोस्ती जैसे बदल गई थी। धारा के लिए वो गहरी हो गई थी और मेरे लिए मुझे नहीं पता मुझे इसे क्या नाम देना चाहिए, पर ये एक अलग एहसास थे, एक ऐसा आकर्षण था जो उसकी तरफ बस मुझे खींचे जा रहा था। वो मेरे लिए ज़रूरी बन गई थी, बहुत ज़रूरी। पर क्या मैं उसके लिए ज़रूरी थी? पता नहीं। उसकी हरकतों को देखकर तो लगता था कि मैं उसके लिए ज़रूरी हूँ, मतलब जैसे बेपरवाह होकर हाथ पकड़ लेना, मुझे बस खींच कर अपनी बातों में शामिल कर लेना, मुझ पर हक जताना, कंधे पर हाथ रखना, ऐसा वो किसी और के साथ तो नहीं करती थी। तो क्या मैं भी उसके लिए उतनी ही ज़रूरी थी जितनी कि वो मेरे लिए ज़रूरी थी? हम लोग हंसते थे, बातें करते थे, और वो लड़की जो कभी किसी से कहती नहीं थी अब खुलने लगी थी, और वो थी मैं। जुड़ने लगी थी उससे जैसे कि हम लोग कभी अलग थे ही नहीं। परवाह करने लगी थी उसकी जैसे कि वो सबसे ज़रूरी थी। उसका फेवरेट लंच अपने साथ अपने लंच बॉक्स में ले जाना, उसे ऑफ़र कर उसे खिलाना, ये सब कुछ करने में मुझे सुकून आने लगा था। उसकी बक बक जिससे मुझे हमेशा से चिढ़ रहती थी, उसे सुनकर अब जैसे चेहरे पर एक सुकून आने लगा था। मेरा मन उस पर हक जताने लगा था। जैसे कि कभी अगर वो अपना लंच लेकर नहीं आती तो मैं उससे हक से कहती कि अपना लंच लेकर आया कर, अपना ख्याल रखा कर। और वो भी जैसे मेरे इस बदलाव को देख रही थी, एक अलग अनीश को मेरे अंदर से बाहर निकलते हुए वो भी महसूस कर रही थी। इसीलिए तो एक दिन उसने मेरी तरफ देखकर पूछ ही लिया, तू क्या कर रही है? मैं थोड़ा सा घबराई थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखकर कहा क्या? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आजकल मेरी कुछ ज़्यादा ही परवाह कर रही है। मैंने भी जैसे उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, तू मेरी दोस्त है, और दोस्त की परवाह ना करूँ तो किसकी परवाह करूँ? तू ही तो कहती है दोस्त। तभी उसने मेरी आंखों में दोबारा देखते हुए कहा, हनीश तू भी जानती है मैं क्या कह रही हूँ। और उसकी बात पर मैं जैसे चुप हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। एक पल में जैसे माहौल पूरी तरीके से बदल गया था। दुनिया का शोर हम दोनों के बीच में थम गया था। कुछ था जो पनप रहा था, कुछ था जो चुपचाप हम लोगों के लबों पर पसर रहा था, कुछ था जो उसकी आंखों में भी उमड़ रहा था और मेरी आंखों में तो तैर ही गया था। कुछ ऐसा जो अनकहा होकर भी बेचैन कर रहा है। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक ही वीडियो के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी ख़त्म कर दूँगी, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी वक्त लेती हैं, थोड़ा सा एहसास जगाती हैं, और शायद वही एहसास है जो अभी दोनों कैरेक्टर्स के मन के अंदर उफन रहे हैं। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, वक्त दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, एंड नेक्स्ट पार्ट भी मैं कल ही अपलोड कर दूँगी, तो डोंट वरी। और हाँ, कल ये स्टोरी डेफिनेटली अपने मकाम तक पहुँच जाएगी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा एंड अपने कमेंट्स डेफिनेटली ड्रॉप कीजिएगा। किसी की ब्यूटीफुल राइटिंग है जिसे मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है उतनी ही ब्यूटीफुली जितनी ब्यूटीफुली उन्होंने लिखा था और जैसे महसूस किया था। सो आई जस्ट होप कि मैं उनके इमोशंस को थोड़ा सा टच कर पाई हूँ। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड स्टोरी को डेफिनेटली बिंज वॉच करना, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आप लोग अपनी स्टोरीज़ को मेरे पास किस तरीके से भेज सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। जिस तरीके से हमारे इस ब्यूटीफुल राइटर ने भेजी, आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं उन्हें यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार कीजिए कल तक, क्योंकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी कल ही आ जाएगा, ठीक है? बाय बाय।